नमस्कार, मैं निखिल अरविंद और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श। समाज सेवा जो कि ज़रूरतमंदों के लिए एक वरदान की तरह होता है, लेकिन समाज सेवा करने वाले समाज सेवियों की परख कैसी होती है। समय के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बारे में सोचना भी पड़ता है कि क्या समाज सेवी आज के मौजूदा हालात में समाज सेवा की आड़ में लोगों की ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं या फिर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं भी आपके सामने बैठा हूं, एक समाज सेवी के मदद की बतौर से मैं आज पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ा हूं तो किसी एक समाज सेवी की वजह से बढ़ा हूं। तो आज मैंने उसी समाज सेवी को अपने विचार विमर्श खास कार्यक्रम में एक खास मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया है और मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा और उनसे बातचीत करके उनसे अभी जानने की कोशिश करूंगा कि मौजूदा समय में कैसे आपने बुनियादी सिद्धांतों और मौलिक सिद्धांतों को अपनाते हुए समाज सेवा करते हुए ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। तो आज की जो हमारे कार्यक्रम के हमारी खास मेहमान हैं वो हैं देश की जानी मानी ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट देवांगी दलाल जी। तो ये है हमारी खास मेहमान देवांगी दलाल जी, जो कि जोश एनजीओ की को फाउंडर हैं और ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट के क्षेत्र में काफ़ी नाम। इनको लेकर के आप मुंबई या गूगल भी करेंगे, गूगल में आप इनका नाम डालेंगे, सबसे पहले आपको जो भी आएगा सबको सारा का सारा डिटेल दिख जाए। लेकिन सवाल है कि समाज सेवा के क्षेत्र में इनका आना कैसे हुआ, कैसे ये लोगों को बहुत अच्छी और महंगी सी महंगी मशीनें दे करके लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इनके पास भारत की पहली महिला होने का गौरव भी है। लेकिन किस क्षेत्र में, सारी की सारी जानकारियां आपको देवांगी मैम जी से प्राप्त होंगी। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे। मेरा नाम देवांगी दलाल है और करीब 32 साल से ऑडियोलॉजी और स्पीच पैथोलॉजी पे काम कर रही हूँ। मैंने जब अपना काम शुरू किया, सबसे पहले तो मैं एक जनरल सर्जन बनना चाहती थी जी। हमारे घर में कोई भी डॉक्टर नहीं था, तो मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, जनरल सर्जन बनूं, बट कुछ कारण से मैं नहीं बन पाई। तो जब मुझे फील्ड सिलेक्ट करना था तो मुझे ऐसा फील्ड सिलेक्ट करना था जिसमें मैं लोगों की मदद कर सकूं। और बाय डेस्टिनी और लक मुझे ऑडियोलॉजी और स्पीच पैथोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मुझे इंटरव्यू आया और मैं वहाँ गई तो तब बम्बई में सिर्फ 10 सीट्स थी ऑडियोलॉजी का और स्पीच पैथोलॉजी पे और एक सीट खाली हो रही थी। तो मुझे इंटरव्यू में बताया गया कि आपको अगर ऑक्यूपेशन थेरेपी नहीं लेना है तो ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी की सीट अवेलेबल है, तो आप क्या लेना चाहोगी। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था और मुझे मेडिकल फील्ड के रिलेटेड कुछ करना था। तो मैंने सोचा कि शायद इसमें 10 सीट है, बहुत कम सीट है पूरे इंडिया में 65, तो उसमें कुछ अलग हो पाएगा और काफ़ी सारे लोगों को मैं शायद मदद कर पाऊँगी। इसलिए फिर मैंने इंटरव्यू में हाँ बोल दिया और इस तरह से मैं ऑडियोलॉजी और स्पीच पैथोलॉजी में आई। आज मैं इतना गर्व से कह सकती हूँ कि जो मैंने सिलेक्शन किया वो बराबर किया, बिकॉज इस प्रोफेशन में बहुत सारे लोग जो है डिवोशन के साथ काम करते हैं, तो उन्हें बहुत सारी ख्वाहिशें उनकी पूरी हो सकती है। जैसे हम एज ऑडियोलॉजी स्पीच पैथोलॉजिस्ट हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, मेंटली चैलेंज बच्चे, स्पास्टिक, जिनको भी हियरिंग स्पीच और वॉइस की प्रॉब्लम है उन सबको हम मदद कर सकते हैं, उन सबको हम गाइड कर सकते हैं। तो हमारा जो फील्ड है ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी का वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने डिसीजन लिया था ये बनने का वो सही अर्थ में अच्छा डिसीजन था। और आज 32 साल हो गए, ऑडियोलॉजी और स्पीच पैथोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और आज एक ऐसी इंडियन ऑडियोलॉजिस्ट हूँ जिसे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा गया है अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑडियोलॉजी के द्वारा।
तो मैं खुद अपने आप को गर्व से कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने इस प्रोफेशन में आके कुछ किया। और आज मेक लिसनिंग सेफ है WHO का, उसको भी मैं उसमें भी मैं काम कर रही हूँ। फिर कोएलिशन ऑफ ग्लोबल हियरिंग हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हियरिंग हेल्थ एडवोकेसी के लिए 10 मेंबर बनाए गए हैं पूरे वर्ल्ड से, उसमें भी मेरा नाम है। और हियरिंग हेल्थ एडवोकेट इंडिया के लिए उन्होंने मुझे बनाया है। तो अब फ़िलहाल अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑडियोलॉजी की एजुकेशनल रिसर्च रिसोर्सेज कमेटी में भी मैं हूँ जी। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस प्रोफेशन में आके करने मिली। शायद मैं सर्जन होके इतना नहीं कर पाती थी। तो आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। और जब आप जैसे लोगों को जब देखती हूँ कि जिसको मैंने हेल्प करने से इस तरह आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए क्या हो सकती है। आपने हियरिंग हेल्थ एडवोकेट की बात कही, WHO जैसे बड़े संस्था के साथ जुड़ करके आप काम कर रहे हैं, ये बड़े गर्व की बात है कि इंडिया में किसी वुमेन के पास ऐसा कोई मौका नहीं मिला होगा, लेकिन आपको मिला है। और मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आपकी बदौलत आगे बढ़ रहा हूँ, आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि हियरिंग हेल्थ एडवोकेट के तौर पर आपको क्या करना पड़ता है। हियरिंग हेल्थ एडवोकेट इंडिया के लिए बनाया है। वैसे 54 कंट्रीज़ के लिए हियरिंग हेल्थ एडवोकेट बनाए गए हैं। हियरिंग हेल्थ एडवोकेट का काम ये होता है कि वो लोगों में हियरिंग हेल्थ अवेयरनेस का काम करे। लाइक लोगों में हियरिंग हेल्थ को कैसे ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, उसके बारे में उनको नॉलेज दे। तो मैं इंडिया में रह के बहुत सारी अपने मैं आर्टिकल लिखती हूँ स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी पे। वहाँ पे भी मैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ मैं जो इंस्पिरेशन लेती हूँ हर रोज़, और जो अनुभव करती हूँ, जो पेरेंट्स के साथ अनुभव करती हूँ, मेरे प्रोफेशन में जितने लोग आते हैं उनके साथ जो मेरी बातचीत होती है, उस पर जो मुझे अनुभव मिलता है, उसके बारे में ब्लॉग के थ्रू, मैं आर्टिकल्स के थ्रू पब्लिश करती हूँ। तो हियरिंग हेल्थ एडवोकेट का काम है ये है कि अपने इंडिया में 6.3% पॉपुलेशन हियरिंग इम्पेयर्ड है। उसमें से करीब 60% एडल्ट है और 40% चिल्ड्रन है। और वो 60 और 40% जो लोग हैं उनमें से सिर्फ 10% को आप जैसे अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है। तो अगर हम एज अ हियरिंग हेल्थ एडवोकेट लोगों में ज़्यादा प्रचार करेंगे कि हर एक की सुनाई को ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज कम्युनिकेशन के लिए हियरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अगर हियरिंग आपकी अफेक्टेड है तो अगर उसमें सर्जरी हो सकती है, या अगर मेडिसिन से फ़ायदा हो सकता है, या हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट से फ़ायदा होता है, तो उसके लिए लोगों को गाइड करने की ज़रूरत है। और अगर उनकी जो सुनाई है, सब जिनकी भी सुनाई अफेक्टेड होती है, सबकी सुनाई अलग अलग होती है। तो उस सुनाई के हिसाब से उनको सही अर्थ में मशीन देना या कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेट करना वो भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़, और आज के दिन में 1.1 बिलियन पॉपुलेशन यंगस्टर्स की हियरिंग लॉस होगी, वैसा प्रेडिक्ट किया है WHO ने बाय 2030। तो अगर हम लोगों में हियरिंग हेल्थ अवेयरनेस के बारे में जानकारी नहीं देंगे तो लोगों को हियरिंग हेल्थ का जो इश्यूज़ है उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो आज एज अ हियरिंग हेल्थ एडवोकेट ऑफ इंडिया मेरा काम है कि लोगों में ये सारी अवेयरनेस मैं डालूं, और उसके लिए मैं मेरे आर्टिकल्स के थ्रू, मेरे इंटरव्यूज़ के थ्रू लोगों को गाइड करके पर्सनल लेवल पे रोटरी और लायंस क्लब में लेक्चर देके, और जहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो गवर्नमेंट से बात करके, जहाँ पे भी हियरिंग हेल्थ अवेयरनेस रिलेटेड कुछ भी काम किया जा सके, तो मैं ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ती नहीं हूँ। आपने अवेयरनेस की बात कही। मैं जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आपके संपर्क में सौभाग्य से आ गया, ठीक है, लेकिन अवेयरनेस की बात, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आप लोगों को क्या प्लानिंग होता है कि हम सुदूर ग्रामीण क्षेत्र वाले तक पहुंच बना सके। अगर मैं पहले गुजरात के छोटे छोटे गांव में, महाराष्ट्र में काफ़ी गांव में जा चुकी हूँ। मैं कच्छ, राजस्थान में भी बहुत सारे कैंप करके लोगों को गाइड कर चुकी हूँ। शायद मैं पूरे भारत में तो नहीं पहुँच पाई हूँ, पर मैंने काफ़ी जगह पे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अवेयरनेस करवाई है।
जैसे अगर हमें ग्रामीण क्षेत्र में काम करना है तो सबसे पहले वहाँ पे लोगों को हियरिंग का क्या इम्पोर्टेंस है वो समझाना ज़रूरी है। और वहाँ पे काफ़ी सारे जो स्पेशल स्कूल है जिसमें बच्चे अभी भी इशारा से बातचीत करते हैं, तो उन बच्चों में मैंने आज 32 साल की प्रैक्टिस में देखा है कि कभी कोई बच्चे को न सुनाई हो ऐसा होता नहीं है। उनको 5%, 10%, 15%, 20% सुनाई होती है। तो आज टेक्नोलॉजी जैसे फ़ोन में, आईपैड, कंप्यूटर में जैसे एडवांस हुई है, वैसे हियरिंग एड टेक्नोलॉजी में भी एडवांस हुई है। तो वो टेक्नोलॉजी के वजह से उनको करीब 80, 85, 90% तक सुनाई हम पहुंचा सकते हैं। तो अगर हम सब बच्चों को अपनी ज़रूरियात के हिसाब से कान की मशीन या कॉक्लियर इम्प्लांट करेंगे तो वो नॉर्मल के जैसे काम कर सकते हैं। जैसे ब्लाइंडनेस दिखाई देता है, दूसरी सारी जो हैंडीकैप दिखाई देती है, लेकिन एक हियरिंग हैंडीकैप ऐसी है जो दिखाई नहीं देती है। पर एक हियरिंग हैंडीकैप ऐसी है कि अगर उसमें सही अर्थ में इलाज किया जाए तो उस डिसेबिलिटी को कम किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ग्रामीण क्षेत्र में जो जाके लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जैसे जो है जिन्होंने ये सारी चैलेंजेस को फेस करके आज आप नॉर्मल जो ज़िंदगी जी रहे हैं, तो अगर आप जैसे लोग हम ग्रामीण क्षेत्र में जब जाते हैं हमारे साथ जॉइंट हो गए तो उनको पता चलेगा कि इसका भी इलाज पॉसिबल है। तो शायद लोगों में अवेयरनेस काफ़ी जल्दी में आएगी। और पूरे वर्ल्ड में करीब 80 कंट्रीज़ में जो भी बच्चा जन्म लेता है तो अस्पताल से बाहर निकलता है तो उसकी हियरिंग स्क्रीनिंग की जाती है। और गवर्नमेंट के उनके प्रोटोकॉल्स हैं सारे बच्चों के जिनके हियरिंग डिटेक्ट होती है, तो करीब उनको 6 महीने में उनकी सुनाई के हिसाब से आइदर हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट दिया जाता है। लेकिन हमारे भारत में अभी तक वो मैंडेटरी नहीं हुआ है। सारे बच्चे जो अस्पताल से निकलते हैं उनकी टेस्ट नहीं होती है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट के थ्रू अगर ये हम करेंगे तो लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी, हियरिंग का कितना इम्पोर्टेंस है वो पता चलेगा, और अगर हियरिंग अफेक्टेड है तो उसके लिए क्या इलाज पॉसिबल है वो भी अगर हम गाइड करें तो हम इस डिसेबिलिटी को काफ़ी अंश तक कम कर सकते हैं। तो ये सारा काम आप जो करते हैं, सारा कार्य जो करते हैं, तो एक संगठन आपका जो है, जो एनजीओ है, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसकी नींव कैसे शुरू हुई? तो मैं 2004 में डेनमार्क गई थी और वहाँ पे पेपर प्रेजेंट किया गया था कि सारे बच्चे जो अस्पताल से निकलते हैं उनकी हियरिंग स्क्रीनिंग हो। करीब हम वहाँ पे 400 डेलीगेट थे और इंडिया से हम 2 या 3 जन थे। और मुझे पहले भी मैं वहाँ जा चुकी थी तो काफ़ी से लोग पहचानते थे। तो उन्होंने मुझे सबके सामने पूछा कि आपके इंडिया में हियरिंग स्क्रीनिंग कितनी होती है। तो मैंने बोला हमने तो अभी तक वो शुरू नहीं किया है। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो इसलिए मैं जब वापस आई इंडिया तो मैं जिनके साथ काम करती हूँ, डॉक्टर जयंत गांधी ENT सर्जन, मैंने उनसे डिस्कस किया कि हमारे भारत में अभी तक 7-8 साल के बच्चे तक को भी अच्छी हियरिंग मिलती नहीं है और लोग जाते नहीं है हियरिंग का टेस्ट करवाने। तो और यहाँ पे तो जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी तुरंत हियरिंग स्क्रीनिंग की जाती है और करीब 6 महीने में उनको सब हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट दिया जाता है। तो हमें यहाँ पे कुछ करना चाहिए। तो हम आगे आजू बाजू के काफ़ी सारे पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, पर उनका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था बिकॉज गवर्नमेंट से कंपलसरी नहीं था। और एक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलने गई तो वो काफ़ी लो पॉवर्टी वाले लोगों के साथ काम करते थे। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं ये टेस्ट करूँगा और उनकी सुनाई कम हुई तो बताएंगे कि ये डिलीवरी प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला कि अगर ऐसा किया गया तो फिर ये हियरिंग स्क्रीनिंग कभी हो नहीं पाएगी, हम लोगों की डिसेबिलिटी को कम नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए। वैसी हमारी डिस्कशन हुई तो फिर हमने सोचा हम कुछ ऐसा करें कि जिस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम हियरिंग हेल्थ के बारे में लोगों को गाइड करें। इस तरह से हमने 2004 में जोश फाउंडेशन की शुरुआत की। और हमने शुरू की थी जोश फाउंडेशन की जब शुरुआत, तब उसमें
सिर्फ लोगों को जानकारी देने के लिए हमने शुरुआत की थी। जी। लेकिन जब हम स्पेशल बच्चों के स्कूल से बच्चे लेके आए और जो नॉर्मल स्कूल में जाते थे वो बच्चे जो उनकी सुनाई कम थी उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, तो जो स्पेशल स्कूल के बच्चे थे जो अंडर प्रिविलेज थे तो बोलते थे कि इनकी सुनाई और मेरी सुनाई सेम है, फिर भी हम क्यों नहीं बोल पा रहे और ये लोग अच्छे से बोल पा रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी का कितना फ़र्क है। तो हमने हमारे वहाँ काफ़ी सारे जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल फिलैंथ्रोपिक डोनर्स आते थे, तो उन्होंने बोला कि अगर मशीन देने से इतना बच्चे को फ़ायदा होता है तो क्यों ना हम सब बच्चों को मशीन देना शुरू करें उनकी ज़रूरियात के हिसाब से। तो इस तरह से हमने 2007 में जोश फाउंडेशन के द्वारा बच्चों को मशीन उनकी सुनाई के हिसाब से देने का शुरू किया और आज तक हमने करीब 1700 से ज़्यादा बच्चों को कान की मशीन उनकी ज़रूरियात के हिसाब से दी। काफ़ी सारे रोटरी क्लब्स, लायन क्लब्स, जो फिलैंथ्रोपिक डोनर्स होते हैं वो हमें आके बताते हैं कि हमारे वहाँ कम रेट वाले भी मशीन्स अवेलेबल है, तो आप वो क्यों नहीं देते, तो हम ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पाएंगे। लेकिन जैसे मैं एज ए ऑडियोलॉजी स्पीच पैथोलॉजिस्ट बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, तो मुझे पता है कि अगर बच्चों को उनकी ज़रूरियात के हिसाब से देंगे तो उनका प्रोग्रेस जल्दी होगा। शायद मैं 5 के सामने एक ही बच्चे को हेल्प करूँगी, लेकिन वो एक बच्चा जो है उसको अपनी हिसाब से सुनाई मिलेंगी, तो आज आप देख रहे हो आप खुद आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम इस तरह से मदद करें कि जिससे सामने वाला व्यक्ति हो उसे वापस मांगना ना पड़े और वो खुद आत्मनिर्भर हो और अपना परिवार का खुद पालन कर सके। तो आज हमने 1700 से जो ज़्यादा बच्चों को मशीन दी है उसमें से करीब 25% बच्चे को हमने नॉर्मल स्कूल में इंटीग्रेट किया है। आज काफ़ी सारे बच्चे इंटीरियर डिज़ाइनर, डबल ग्रेजुएट, PhD, काफ़ी सारे प्रोफेशन में हैं, आप जर्नलिस्ट हो, तो आज वो अपने अपनी फैमिली को खुद सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारी कंट्री का जो 6.3% पॉपुलेशन है उसको अगर सही अर्थ में इलाज मिलेगा तो आप सोचो कितनी सारी लायबिलिटी कम हो जाएगी और वो अपने आप को और अपने देश को खुद सपोर्ट कर पाएंगे। आपका सहयोग मिला तो मेरी दुनिया भी खूबसूरत हो चुकी है। लोग पूछते हैं कि अब कितना अच्छे से सुनने लगे हो, कितने अच्छे से अपने काम को आगे बढ़ाने लगे हो, लेकिन सवाल ये है कि आप जो मशीनें देते हैं बहुत महंगी होती है, उच्च क्वालिटी की होती है, तो आप लोगों को कितनी महंगी मशीनें जो देते हैं उसकी फंडिंग में क्या कोई बाधा आती है कि नहीं आपके सामने? काफ़ी सारे बाधा आती थी। पहले तो लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि इतनी महंगी मशीन, हमने जोश फाउंडेशन के द्वारा जो भी मशीन दी है करीब एक बच्चे को करीब 60-70,000 के जो हियरिंग एड आते हैं वो देते हैं हम लोग। तो वो उनके मन में आता ही नहीं था कि इतनी महंगी मशीन की क्या ज़रूरत है। लेकिन जैसे आप देखो स्मार्टफोन आए हैं उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो बाहर की आवाज़ को कम कर देता है और स्पीच को ज़्यादा बढ़ाता है। तो हम मशीन इसलिए देते हैं जिससे उनको भाषा सुनाई दे, नहीं कि बाहर की आवाज़। तो ये जो टेक्नोलॉजी वाली मशीन है वो मशीन बाहर की आवाज़ें को कम करती है और भाषा को साफ बनाती है। तो अगर हम इन सारे बच्चों को उनके हिसाब से सुनाई देंगे तो वो काफ़ी सारा प्रोग्रेस कर पाएंगे और अच्छा सुन भी पाएंगे और अच्छा बोल भी कर पाएंगे। तो शुरू में हम जब कॉरपोरेट से बात करते थे या कोई फिलैंथ्रोपिक से बात करते थे तो उनको लगता था कि इतना महंगा मशीन क्यों, लेकिन जब उन्होंने हम आपके जैसे जो बच्चे हैं उनका प्रोग्रेस दिखाया तो उन्हें पता चला कि नहीं, सही अर्थ में टेक्नोलॉजी काफ़ी हेल्प करती है। तो अभी तो कभी फंडिंग इकट्ठा होने में दिक्कत नहीं होती है। लोग सामने से आके बोलते हैं कि आप इन बच्चों को सपोर्ट करो और अच्छी वाली मशीन दो जिससे वो अच्छा सुन पाए। तो आपके बारे में मैंने सुना है कि आप काफ़ी आर्टिकल लिखते हैं और आपकी काफ़ी किताबें मार्केट में आ चुकी हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जो किताबें आए हैं और क्या कोई आने वाली भी है? तो मैं जब पहले 2007-8 में
जब भी मुझे टाइम मिलता था, मुझे लिखने का पहले से बहुत शौक़ था, तो जब भी टाइम मिलता था तो मैं बैठ के जो भी मैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ काम करती थी, या अगर मुझे कुछ नया जानने मिलता था तो मैं बैठ के पेन डाउन करती थी। तो तब मैंने जाके एक दो आर्टिकल जन्मभूमि प्रवासी के एडिटर को दिखाया था पहले, तो उन्होंने बोला अगर इससे लोगों में एजुकेशन आता है तो हम क्यों नहीं इसकी सीरीज़ शुरू करते हैं। तो 2007 में मैंने करीब 40 आर्टिकल की एक सीरीज़ लिखी थी न्यूज़पेपर में, हर बुधवार को आती थी, और उसमें मैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ कैसे काम किया जा सकता है, उनको कैसे हेल्प किया जा सकता है, वो मैं लिख रही थी। तो तब जब 40-50 आर्टिकल हो गए तो फिर मुझे किसी ने सजेशन दिया क्यों उसकी किताब न की जाए। तो इसलिए सबसे पहले मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम था चालो बधीरो ने सामर्था करिए। वो गुजराती में थी, मुझे पहले से, मैं गुजराती मीडियम में पढ़ी हूँ तो गुजराती भाषा से काफ़ी लगाव है। तो मैंने सबसे पहले वो गुजराती में पहले बुक पब्लिश करी, फिर उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, कुछ सुना आपने, और फिर ये कोरोना के समय में मुझे जब मैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की थेरेपी लेती थी ऑनलाइन, उनको बहुत दिक्कत होती थी, और हम कोरोना जब आया तो हम बहुत डर गए थे, हम खुद नॉर्मल लोग भी। पर ये लोग तो मैं सोच रही थी कि जब बचपन से ही जब जन्म लेते हैं तब से ही उनको चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, हर रोज़ कुछ नया करना पड़ता है, तो वो तो कभी नहीं डरते हैं, तो हम क्यों छोटी छोटी चीज़ों से डर जाते हैं। तो उससे इंस्पिरेशन लेके मैंने कोरोना के समय स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी पे आर्टिकल लिखना शुरू किया, और आज तक मैंने 200 से ज़्यादा आर्टिकल लिखे हैं। और उसकी पहले मैंने बुक पब्लिश की स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी इंग्लिश में, फिर गुजराती में जागृति थी सकारात्मकता, और अभी बहुत थोड़े समय में मेरी और 4 बुक पब्लिश हो रही है, 2 इंग्लिश में, एक गुजराती में और एक हिंदी में। अच्छा, तो आप इतने सारे आर्टिकल्स लिखते हैं, तो हाल फिलहाल आपके आर्टिकल हमको मिले माफ़ करने के बारे में, तो उसमें जो लिखा है मैंने पढ़ा, लेकिन किस तरह के लोगों को माफ़ किया जाए, क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे आप? मैं सोचती हूँ कि ज़िंदगी में सबको प्रॉब्लम आती है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और मैं बचपन से मेरी मम्मी के साथ रह के मुझे कृष्ण से काफ़ी लगाव है, तो अगर आप भगवत गीता पढ़ो या कृष्ण की कोई भी लीला करो, जैसे उन्होंने बचपन में बहुत सारे जो डेविल्स थे, उन्होंने बहुत सारा उनको परेशान किया, फिर भी उनको सबको उन्होंने क्षमा कर दी, और उन्होंने बोला कि आगे बढ़ना है तो क्षमा करते आगे बढ़ना है। तो मेरी यही सोच है कि अगर कृष्णा को मैं फॉलो कर रही हूँ, और कृष्णा ने जो हमें भगवत गीता में लर्निंग दी है कि लोगों के साथ में लेके आगे बढ़ो और लोगों को क्षमा करके आगे बढ़ो, तो मैं सोचती हूँ अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो मैं सबसे पहले सोचती हूँ उनके इसमें जाके कि उनके क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिसके कारण उन्होंने ये गलत काम किया। तो अगर शायद हम दूसरे को समझ जाए और उनकी समस्या को देखते हुए उन्होंने गलत काम किया है तो उनको क्षमा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, हमें बुरा लगा, हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, इसने मेरे साथ बराबर नहीं किया, ऐसा सोचते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचते कि उसने किस कारण से गलत किया। तो अगर हमने वो समझना शुरू कर दिया, शायद हम लोगों को क्षमा अच्छे से और जल्दी कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपकी यात्रा, अब तक की यात्रा काफ़ी रोमांच रही, बावजूद भी आप धैर्यवान रहे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा? मेरा सफ़र यानी सबसे पहले तो मैं गुजराती मीडियम में पढ़ी थी, तो जब मैंने आज जैसे बताया कि मैं मेडिकल डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन ये प्रोफेशन में गई, पर इस प्रोफेशन में गुजराती मीडियम से थी तो मुझे बहुत सारा फ़ायदा हुआ, क्योंकि मुझे गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, मराठी सारी भाषाएं आती थी। तो मैं नायर हॉस्पिटल में पढ़ती थी, तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो पेशेंट्स आते थे वो लो सोशो इकोनॉमिक से आते थे, तो उनके साथ बात करने में मुझे बहुत आसानी हो जाती थी, तो मैं उनको अच्छे से ट्रीट कर पाती थी। तो जैसे मेरा गुजराती मीडियम में पढ़ना मेरे लिए लकी था कि मेरे प्रोफेशन में मुझे
मातृभाषा मेरी बहुत सारी मदद की। फिर मुझे आगे मास्टर्स पढ़ने जाना था, लेकिन कुछ कारण जा नहीं पाए और मेरी शादी हो गई। और शादी होने के बाद जैसे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिला, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में। और हमारे फैमिली में कोई भी लेडी काम नहीं करती थी, तो उनके अगेंस्ट जाके भी मैंने काम किया। थोड़ा कभी कभी साइकोलॉजिकली ऐसा हो जाता है कि आप कुछ अलग करना चाहते हो तो आपको दिक्कतें आती है, बिकॉज़ फैमिली को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन मैंने सोचा अगर कुछ लाइफ में मुझे करना है तो मैं अगर छोटी छोटी बातों में परेशान होंगी या किसी पे बोलने में मुझे बुरा लगेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। और जो लोग इतने सालों से जो काम करते आ रहे हैं उनको बदलना भी मुश्किल हो जाता है, तो उनको साथ में लेके मैं आगे काम कैसे कर सकूं, तो मैंने वही सोच के आगे किया। मेरी दोनों बेटियां हैं, उनको बड़ा किया। जहाँ पे उनको ज़रूरत थी मैं हमेशा उनके साथ थी। मैंने प्रोफेशन और फैमिली दोनों कभी नहीं छोड़ा, दोनों साथ में ही रखा और मैं आगे बढ़ती गई। और बचपन से ही मेरी दोनों बेटियां ने भी देखा कि मैं काम कर रही हूँ, लोगों को हेल्प कर रही हूँ, वो भी बड़े ऐसे हुए हैं, तो उनका सपोर्ट भी मुझे मिलता गया। और जैसे जोश फाउंडेशन की शुरुआत हुई और मुझे लगा कि मैं अपने स्किल्स के काफ़ी सारे लोगों की लाइफ चेंज कर सकती हूँ, तो मैंने वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट करके आज उसी पे काम कर रही हूँ। तो जैसे मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप जैसे लोगों को मैं आत्मनिर्भर कर रही हूँ। तो आपने कहा कि प्रोफेशन और फैमिली को मैं तालमेल बना के चल रहा हूँ मैं, आपने कहा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसी के बीच आपका पैशन भी है। प्रोफेशन, पैशन, फैमिली, इन तीनों के बीच आप किस तरह से तालमेल बना के आगे बढ़ पा रहे हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम अगर कोई भी प्रोफेशन में काम करते हैं तो वो पैशन के साथ करना है। और ज़िंदगी में अगर आप काम करते हो उसके साथ साथ अपने आप को खुश रखना, अपने परिवार को खुश रखना भी इतना ही ज़रूरी होता है। तो एक तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आप जो भी काम करते हो उसको कंसंट्रेशन के साथ करो। मैं हर गुरुवार को ब्लॉग लिखती हूँ, आर्टिकल लिखती हूँ। संडे को मेरा आर्टिकल होता है, आज करीब 200 आर्टिकल लिख लिया। तो मुझे कभी कभी परिवार से बोलते हैं क्या ज़रूरी है, अगर तूने कल लिख दिया तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपने आप से एक कमिटमेंट है कि मुझे ये करना है और किसी हालात में। तो वो मैं कुछ भी काम टाइम निकाल में कर लेती हूँ। और मुझे खुद डांस करना पसंद है। और अगर ज़्यादा काम करना है तो आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखना ज़रूरी है। तो मैं सुबह का टाइम अपनी एक्सरसाइज, अपना जो लाइकिंग है डांसिंग, उसमें निकालती हूँ। और साथ साथ में घर में जो भी ज़रूरियात है उसका भी ध्यान रखती हूँ। मेरे फैमिली को जहाँ भी ज़रूरत है तो मैं अपना प्रोफेशन में भी ऐसे प्लान कर लेती हूँ जिससे मैं अपने परिवार को भी टाइम दे सकूँ। तो शायद किसी व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है और अगर सब कुछ एंजॉय करना है, जैसे लाइफ में अच्छी लाइफ और लाइफ विथ प्लेजर, जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस के लिए आपका कमिटमेंट अपने आप से होना चाहिए। अगर वो आप कर लिया तो आप सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। मैं जानना चाहता हूँ कि भविष्य को लेकर के आपकी क्या प्लानिंग है? सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इन सारे बच्चों के लिए हियरिंग स्क्रीनिंग जो है वो मैंडेटरी किया जाए, जिससे जितना जल्दी पता चले कि उनकी सुनाई कितनी कम है तो उस हिसाब से उनका इलाज किया जाए। तो जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती हो गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश करती हूँ। साथ साथ में मैं आर्टिकल के द्वारा लोगों को नॉलेज पहुँचाती हूँ। जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे लेक्चर्स देके लोगों को एजुकेट करती हूँ। मेरे वहाँ जितने भी बच्चे आते हैं, हमारे जोश फाउंडेशन में जितने बच्चे आते हैं, तो उनको उनकी ज़रूरियात के हिसाब से सुनाई मिले वो कोशिश करती हूँ। उसके लिए फ़ंडिंग भी इकट्ठा करने की हम लोग कोशिश करते हैं। और
हम काफ़ी सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे उन बच्चों को प्लेटफॉर्म मिले और ख़ुद अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें और उनके एजुकेशन के लिए, उनके शादी के लिए और उनके वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए जहाँ पे मदद मिल सके तो वो हम करते हैं। उनको स्पोर्ट्स एजुकेशन के लिए भी एनकरेज करते हैं। और अगर भविष्य में सब कुछ अच्छा हो गया, अभी फ़िलहाल मैंने एक छोटा सा इंस्टीट्यूट हियरिंग हार्ट शुरू किया है जिसमें हमारे क्लिनिक में ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर बहुत सारे हैं, जिससे हमारे वहाँ कोई भी बच्चा आए तो उनको सारी चीज़ के लिए गाइडेंस मिले और वो उनकी जो भी दिक्कत है उनको दूर कर पाए। तो वैसे अगर मुझे मिली आगे जाके जगह तो मैं बड़ा इंस्टीट्यूट बनाना चाहूँगी जो हमारे भारत से जो भी लोग आए उनको हम अच्छे से गाइड कर सके और उनको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट दे सके। तो मैं चाहती हूँ कि 6.3% पॉपुलेशन जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उन लोग सब तक मैं हमारी किताब पहुंचा सकूं जिससे उनके पेरेंट्स उनको गाइड कर सके और एटलीस्ट उनको गाइड कर सकूं कि उनके सुनाई के हिसाब से जो अगर मशीन ले या कॉकलियर इम्प्लांट ले तो नियर नॉर्मल बन सकते हैं। फ़िलहाल मैंने थोड़े टाइम पहले फ़िल्म भी बनाई है जिसको हम थिएटर में लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मास अवेयरनेस आए लोगों में कि नियोनेटल स्क्रीनिंग जो है उसको किया जाए तो जल्दी उनको ट्रीटमेंट मिल सकती है और टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों को काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता है और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे नियर नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं।